हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। हमने एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने अपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम अपना 8वां चैप्टर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर कैसे बने, कैसे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि हम आपसे इंस्पायर होके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना खुशहाल गांव। कैसे बने खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। शहर समृद्ध कैसे बने और खुशहाल गांव कैसे बने। तो हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। ये प्रभाकर नाम का एक लड़का है। ये प्रभाकर नाम का लड़का है। वो वहाँ क्या कर रहा है देखते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी और औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह बड़ा मज़ेदार लगा। जैसे कि आप को पता ही होगा कि आपने देखा ही होगा कि कैसे जो हैं ये मतलब कि लकड़ी जो लोहे के औजार कैसे बनते हैं, उनको गर्म करके पीट पीट कर वो कैसे बनाते हैं लोहार। आगे पढ़ते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे का औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तुमने अध्याय 4 में ही पढ़ा होगा। करीब 2500 साल वर्ष पहले लोहे के औजारों को बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों की फाल का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ये शामिल है। ये आपने अध्याय 5 में पढ़ा है। लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि उत्पादन। लोहे की फाल से क्या हो गया था, कृषि का उत्पादन जो है बढ़ गया था। ये देखो, ये रे औजार। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम है हंसिया, कुल्हाड़ी, सड़सी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ें की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो। ऐसी 5 चीज़ें जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो। आगे हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। पहला है सिंचाई। सिंचाई मतलब इरिगेशन, जो खेतों में पानी देते हैं। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार रोपाई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। सिंचाई के लिए नहरों, उसमें खेतों की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है, इस चार्ट में तुमने ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन के बारे में पता दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरने हैं। जैसे टीचर करवाते हैं ना, अकॉर्डिंग टू टीचर ये वाक्य भरने हैं जब क्लास में हमें करवाया जाता है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, उत्पादन ज़्यादा होने लग गया। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। उनको कर भी तो देने थे, मतलब कर मतलब टैक्स। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ये जो तालिका है इसमें अपने टीचर की देख रेख में इसको भरना है। नेक्स्ट है, गांव में कौन रहते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल्ला कहते हैं। साधारण हलवाहों को उणवार कहते हैं और भूमिहीन मजदूर दास को कडेशियार और अधिमई कहते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ी पर कई सीढ़ी तक बने रहते हैं, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी रहता।
भूस्वामी होता है, साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देता था। किनको? जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जिनको जानकार थे, जो ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। क्या? जो बड़े बड़े जो ये कर वसूलने का काम करते थे, बड़े बड़े जो प्रधान थे गांव के। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे। कृषक मतलब कृषि का काम करने वाले, जिन्हें गृहपति कहते थे। उनको क्या कहते थे? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान आते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। इनमें दास और कर्मकार थे। जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो दास थे, दूसरों के खेत में काम करते थे। जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते हैं। लेकिन आजकल तो ये जो शिल्पकार है ना, ये सारे अब ये शहरों में मिलते हैं। पहले यही गांव में मिलते थे, अब बहुत ज़्यादा ये शहरों में मिलने लग गए हैं। अब ये प्राचीनतम तमिल रचनाएं में के बारे में पढ़ते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या? संगम साहित्य है। ये जो एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं ना, ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आप पूछे जाते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन का इनका संकलन किया जाता है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। गांव में जो रहने वाले थे ना, जिनका भी उनका उल्लेख मिलता है ना, वो गांव में उस संगम साहित्य में पाए जाते थे। नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा विवरण और मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। नगर के बारे में तुमने जातकों के बारे में, जातक जो कथाएं होती थी, जो बुद्ध की जातक कथाएं थी, के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। बौद्ध भिक्षु संकलन मतलब इकट्ठा किया है। यहाँ तक जातक कथा दी गई है जिसमें ये बताया गया कि एक निर्धन किस प्रकार धीरे धीरे धनी बन गया। ऐसा आगे पढ़ते हैं हम। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते मतलब बनाते हैं। इन मूर्तियों की ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या फिर प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता है जहां लोग आते हैं। ये देखिए दिल्ली में बना वल्लयकूप। ये दिल्ली में मिला है ये वल्लयकूप। हड़प्पा की जल निकासी अवस्था में ये कैसे भिन्न है? देखो, सांची की मूर्तिकला यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम आगे अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट से बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। आगे पढ़ते हैं हम। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहरों, महाजनपदों और राजधानी थी। आपने 5 में पढ़ा होगा महाजनपदों के बारे में, शहरों के बारे में और राजधानियों के बारे में। जैसा कि तुमने पढ़ा है कि कुछ शहरों में परकोटों से घिरे होते थे। परकोटा एक ये मिट्टी होती है, उससे जैसे ये एक तराशी हुई मूर्तियां हैं। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो कि अनेक शहरों में वल्लयकूप मिले हैं। ये वल्लयकूप गुसलखाने, नाली तथा कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्राय ये वल्लयकूप लोगों के घरों में होते हैं। महलों, बाजारों या फिर आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ नाविकों तथा यात्रियों के विवरण का भी पता चलता है। ऐसा ही विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों में वह गया, जो नाविक यात्री है ना, जिन जिन पत्तनों मतलब कि पत्तनों का मतलब होता है
की बंदरगाहें जो समुद्र के किनारे होती थी, उन सभी के बारे में उसने लिखा। अब है ये सिक्के, सिक्कों के बारे में बता रहे हैं कि सिक्के क्या थे। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों जो सिक्के होते हैं ना, ये सिक्के हैं, ये 2 मूर्तियां बनी हुई हैं सिक्कों की। सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के हैं। सबसे पुराने क्या है? आहत सिक्के हैं, जो करीब 500 साल चले, 500 साल तक चले थे वो। इसका चित्र नीचे दिया गया है। ये है आहत सिक्के, इनकी जो पिक्चर दी गई है, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया। चांदी और सोने के सिक्कों के विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ये चांदी और सोने के भी बनाए जाते थे। आहत सिक्कों के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से, ठप्पा जैसे ठप्पा मोहर लगा देना, ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन मतलब चलन में थे, चलते थे ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब नगर के बारे में पढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों की चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। मथुरा लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। क्या है? 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण की भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। मथुरा में प्रस्तर खंडों, प्रस्तर मतलब पत्थर के खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मतलब जो दान करते थे ना, वो इस पे लिख देते थे भी किसने कितना दान दिए हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। यानी इनका भी उल्लेख है उनमें मिलता है। आगे है शिल्प और शिल्पकार। पुरस्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता है। क्या? उत्तरी काली चमकीले पात्र। क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है। ग्रंथों में भी इनका वर्णन मिलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र हैं। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं। अनेक शिल्पकार जो मतलब हाथ से काम करने वाले होते हैं, उनको शिल्पकार बोला जाता है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। उस टाइम संघ को क्या कहते थे? श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था। प्रशिक्षण मतलब शिक्षा देना था। कच्चा माल उपलब्ध कराना था। तैयार माल का वितरण करना था। वितरण मतलब बांटना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। संचालन मतलब चलाती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। जैसे मतलब जैसे आज की संस्था है जो बैंक का ना, उसके नीचे फिर उससे छोटे बैंक, फिर उससे छोटे बैंक, ये भी ऐसे ही काम करते थे। उत्तरी काले चमके पात्र क्या होते हैं? ये एक कठोर
चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु पुदुचेरी में आई है। पुदुचेरी में लगभग 2200 से 1900 साल पहले 2200 से 1900 साल पहले 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह जहाँ पर यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, जहाँ पर जहाज आते थे, सामान दूर दूर ले जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा, ऐसा माना जाता है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें से दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे थे, मतलब कुंडे जिनको बोलते हैं। साथ ही यहाँ अरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर अरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए गए। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तनों तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के साक्ष्य भी मिले, मतलब प्रमाण भी मिले हैं। ये पत्थर हैं, ये क्या है? अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कुछ बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि, ये बर्तन है, ये ब्राह्मी लिपि लिखी है इनके ऊपर। अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तमिल भाषा के लिए कौन सी? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातें जो प्राचीन में हमारे देखने को मिलती हैं, वो हमें एनसीईआरटी से पता लगता है। अब ये अन्यत्र में क्या है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये एक्वाडक्ट। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बसे थे। जब गंगा के मैदान के शहर बसे थे ना, इसका निर्माण तब हुआ था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था, बहुत बड़ा साम्राज्य यूरोप का। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया तक फैला था साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। ऑगस्टस था ना, उसने शासन किया यहाँ यूरोप पर। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है, उसने कहा था ऑगस्टस ने, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया है। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल यानी एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह है। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हैं। उन्होंने स्नानगार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। मतलब स्त्रियाँ अलग टाइम पर देखती थी, और स्त्रियों के लिए अलग स्नानागार थे और पुरुषों के लिए अलग थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही यानी सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फुहारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया करते थे। अब ये लास्ट महत्वपूर्ण तिथियां भी हम देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन, जो पतन होता है ना, पतन मतलब बंदरगाह, ये करीब 2200 से 1900 साल पहले। सो गाइस, एनसीईआरटी का जो 8वां चैप्टर है हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है।
ये आप जब इसमें से एक बार सुनोगे ना और जब पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी बहुत इजी लगने लगेगी। तो आप हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इसके लिए आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए पूरी एनसीईआरटी की बुक लेके आते रहें। और हम इसको ख़त्म करने के बाद आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ भी लेके आएंगे। तो इसके लिए आपको थैंक यू।